नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका नाइट बुलेटिन्स में। तो चलिए खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। जेडीयू आरजेडी के रिश्ते में ये 6 सीटें बनी फांस, नहीं बन पा रही बात। अयोध्या म्यूजियम में जानने को मिलेगा राम मंदिर आंदोलन का इतिहास, जाने और क्या होगा खास। शराब पर दिल्ली सरकार पुरानी नीति को 6 महीने और बढ़ाने का फैसला। आंकड़ों की अंक गणित से समझे बीजेपी की बात, तीसरी बार की है तैयारी। 22 साल स्ट्रगल के बाद पापा का पुनर्जन्म है। गदर 2 सनी देओल के बेटे राजवीर बोले, दादा धर्मेंद्र से सीखा, कभी हार नहीं मानना। अब समाचार विस्तार से। बिहार में क्या जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बताया जा रहा है कि आम चुनाव 2024 के मद्देनजर कुछ संसदीय सीटों को लेकर दोनों दलों में गंभीर मतभेद है। अगर 2019 आम चुनाव के नतीजे को देखें तो आरजेडी के खाते में एक भी सीट नहीं है, जबकि जेडीयू के खाते में 16 सीटें हैं। बिहार में क्यों जेडीयू और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या दोनों दल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? क्या नीतीश कुमार के दिल और दिमाग में कुछ और चल रहा है? क्या आम चुनाव 2024 के लिए सीट शेयरिंग के मुद्दे पर दोनों दलों के बीच गहरे मतभेद हैं, या सियासी तौर पर विपक्षी दल यानी बीजेपी का अंधेरे में रखने की कोशिश है? इन सब के बीच खबर सामने आ रही है कि दोनों दलों के बीच आम चुनाव 2024 के मद्देनजर सीटों के मुद्दे पर गहरे मतभेद हैं। बताया जा रहा है कि सीतामढ़ी, मेधपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर और बांका सीटों में लेकर दोनों दलों में आमने सामने है। आरजेडी खास तौर से लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि इन सीटों पर उनके दल का उम्मीदवार हो, लेकिन जेडीयू को ये मंजूर नहीं। नीतीश कुमार से जुड़े लोग किसी भी कीमत पर इन सीटों को आरजेडी को दिए जाने के खिलाफ है। जेडीयू का मानना है कि इन सीटों पर उनका दबदबा है। अगर लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो 40 में से 10 सीटें जेडीयू के खाते में गई थी। अगर मौजूदा लोकसभा की बात करें तो बिहार की 17 सीटों पर बीजेपी, 16 सीटों पर जेडीयू, एलजेपी के दोनों धड़ों के पास 6 सीटें और कांग्रेस के पास 1 सीट है। आरजेडी का 2019 के चुनाव में खाता तक नहीं खुल सका। मुंबई बैठक के बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बैठक हुई थी। प्रारंभिक दौर की बातचीत करें तो दोनों दलों के बीच 16-16 सीट पर चुनाव लड़ने की सहमति बनी थी। सूत्रों के मुताबिक इसके साथ ही ये भी सहमति बनी कि बाकी बची 8 सीटों पर कांग्रेस और वाम दल अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यही नहीं, लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को जिताने वाले सीटों के चयन में मदद करेंगे। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि म्यूजियम के एक प्रकोष्ठ में 500 से भी अधिक वर्षों की उस लंबी कानूनी, राजनीतिक और धार्मिक यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका पटाक्षेप 2019 में उच्चतम न्यायालय के फैसले से हुआ। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि अयोध्या में सरयू तट पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय राम कथा म्यूजियम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की ओर से न सिर्फ खुदाई के दौरान मिली मूर्तियां व अवशेषों को दर्शाया जाएगा, बल्कि इस आंदोलन की कानूनी, राजनीतिक और धार्मिक यात्रा का विवरण प्रस्तुत करने वाला एक विशेष प्रकोष्ठ भी बनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहे मिश्रा ने बताया कि म्यूजियम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लीज पर मिल गया और इसमें काम शुरू किया जा रहा है। मिश्रा ने कहा कुछ चीजें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई के दौरान मिली और कुछ मंदिर निर्माण कार्य के लिए की गई खुदाई के दौरान मिली। उन्होंने बहुत ही सुरक्षित तरीके से, कुछ तो न्यायालय के आदेश से सुरक्षित रखा गया है और कुछ ट्रस्ट के पास सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा कि एएसआई से अनुमति लेकर उन्हें सभी मूर्तियों व अवशेषों से म्यूजियम में प्रदर्शित किया जाएगा।
मिश्रा ने कहा, म्यूजियम में अलग अलग प्रकोष्ठ होंगे। एक प्रकोष्ठ ऐसा हो जिसमें कौन कौन सी चीजें खुदाई और निर्माण कार्य के दौरान मिली उन्हें रखा जाएगा। एक दूसरा प्रकोष्ठ होगा जिसमें 500 से भी अधिक वर्षों से उस लंबी कानूनी, राजनीतिक और धार्मिक यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा जिसका पटाक्षेप 2019 में उच्चतम न्यायालय के फैसले से हुआ। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में फैसला देते हुए केंद्र सरकार को निर्देशित किया था कि वह 3 माह के भीतर मंदिर निर्माण के लिए एक न्यास की स्थापना करे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की घोषणा की। मिश्रा न्यास के सदस्य होने के साथ ही मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष भी हैं। मिश्रा ने बताया कि म्यूजियम के एक प्रकोष्ठ में राम वन गमन व विभिन्न भाषाओं में राम कथाओं का विवरण होगा और एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रकोष्ठ में राम और अंतर्राष्ट्रीय महत्व से जुड़े गाथाओं को दर्शाया जाएगा। मिश्रा ने बताया कि पहले इरादा था कि मंदिर परिसर में ही एक ऐसा म्यूजियम बनाया जाए, लेकिन इससे बाद समस्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट ने देखा कि एक बहुत अच्छा म्यूजियम राज्य सरकार के पास उपलब्ध है और वह उसे मिल जाए तो दोनों की अपेक्षाओं की पूर्ति हो जाएगी। मिश्रा ने बताया, राज्य सरकार ने म्यूजियम दे दिया, इसमें कार्य शुरू किया जा रहा है। पहले मंदिर ट्रस्ट की योजनाओं में मंदिर परिसर में ही श्री राम से जुड़े और मंदिर परिसर की नींव की खुदाई से निकले दुर्लभ पुरावशेषों से संग्रह के लिए म्यूजियम का निर्माण प्रस्तावित था। उच्चतम न्यायालय ने 2019 में राम मंदिर के साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में ही किसी दूसरे स्थान पर 5 एकड़ का भूखंड आवंटित किए जाने का फैसला किया था। मिश्रा से जब ये पूछा गया कि मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा होने की दिशा में है, लेकिन मस्जिद निर्माण का काम अभी भी शुरू नहीं हो सका है, तो उन्होंने कहा कि मंदिर और मस्जिद निर्माण का काम 2 अलग अलग संस्थाएं देख रही हैं और दोनों में राज्य व केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। मिश्रा ने कहा कि ट्रस्ट मंदिर निर्माण का कार्य कर रहा है और इसी प्रकार का एक संगठन है जो कि एक मस्जिद और उसे संबंधित योजनाओं पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने भी अखबारों में पढ़ा था कि नियमों के अनुपालन में या नक्शे पास कराने में कुछ विलंब हो रहा है। अभी मुझे अनौपचारिक जानकारी मिली है कि किसी प्रकार की बाधा नहीं और वह कुछ समय में निर्माण कार्य शुरू करेंगे। दिल्ली में मौजूदा शराब नीति की अवधि 30 सितंबर को समाप्त हो रही है। दिल्ली सरकार मौजूदा नीति को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है। क्या दिल्ली सरकार पुरानी शराब नीति को ही आगे बढ़ाएगी? इस तरह के सवाल के बीच अरविंद केजरीवाल सरकार ने पुरानी शराब नीति को ही अगले 6 महीने तक बढ़ा सकती है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2023 से 2024 के ड्राफ्टिंग के लिए 6 महीने का समय मिला था, लेकिन पॉलिसी न बन पाने की वजह से पुरानी नीति को आगे बढ़ाए जाने पर सरकार आगे बढ़ रही है। बता दें कि मौजूदा शराब नीति जो अमल में है उसकी अवधि 30 सितंबर को समाप्त हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले फाइल में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आगे की मंजूरी के लिए एलजी वीके सक्सेना को फाइल भेजी जाएगी। दोनों की मंजूरी के बाद ही अगले 6 महीने के लिए लाइसेंस को रिन्यू किया जाएगा। पुरानी एक्साइज पॉलिसी को पहले 6 महीने के लिए लागू किया गया था। इस बीच सरकार को निर्देश थे कि वो 2023 से 2024 के लिए एक्साइज पॉलिसी बनाएं। बता दें कि स्कैम के बाद कई शराब नीति की जगह दिल्ली सरकार ने जब दोबारा पुरानी नीति को अमल में लाने के फैसले किए, उस वक्त विपक्षी दलों ने कहा था कि कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ था। अगर दिल्ली में शराब की दुकानों की बात करें तो कुल 652 दुकानें, इन सब के बीच 48 प्रीमियम दुकानों से भी शराब मिल रही है, जिन्हें मॉल्स और बड़े बाजारों में खोला गया। अगर शराब से होने वाली बिक्री की बात करें तो दिल्ली सरकार को पिछले 1 साल में करीब 7,285 करोड़ की कमाई हुई है। क्या आम चुनाव 2024 में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए तीसरी बार केंद्र की गद्दी पर काबिज होगा? केंद्र की गद्दी पर काबिज होने के लिए जादुई संख्या 272 की जरूरत है। वैसे तो चुनावी राजनीति में कभी-कभी आंकड़े भी धोखा खा जाते हैं।
लेकिन एक पल के लिए आंकड़ों को वास्तविकता के करीब समझे तो बीजेपी के लिए किस तरह की तस्वीर बनती नजर आ रही है। आम चुनाव 2024 के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। यूपीए अब इंडिया की शक्ल में एनडीए को चुनौती देने के लिए तैयार है। क्या एनडीए एक बार फिर केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब होगा या देश के सामने तस्वीर कुछ और है? और इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आम चुनाव 2024 कम से कम 2 वजह से खास रहने वाला है। अगर बीजेपी की अगुवाई में एनडीए एक बार सरकार बनाने में कामयाब होती है तो जवाहरलाल नेहरू के बाद ये पहला मौका होगा जब कोई दल गठबंधन तीसरी बार दिल्ली की गद्दी पर काबिज होगी। यदि ऐसा नहीं होता तो इसका अर्थ ये होगा कि जनता ने बदलाव को पसंद किया। इन सब के बीच यहाँ पर हम बीजेपी की तैयारी या उनके तर्कश में कितने तीर हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ सबसे पहले बात करेंगे कि बीजेपी या एनडीए के घटक दलों का किन राज्य पर कब्जा है। इस समय यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, गोवा, पौंडीचेरी, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम में सरकार है। अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के दलों की बात करें तो पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरल, झारखंड और तमिलनाडु में सरकार है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 37.47 मत प्रतिशत के साथ 303 सीटें मिली थी। अगर एनडीए की बात करें तो कुल 353 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत 45% थी। वहीं कांग्रेस को 19.51% वोट के साथ 52 सीटें मिली और अगर बात यूपीए की करें तो 26% वोट और सीटें 92 थी। इसके अलावा अन्य के खाते में कुल 97 सीटें गई थी। मौजूदा समय में एनडीए में 37 दल शामिल हैं जबकि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की संख्या 28 है। जब यूपीए ने खुद को नए क्लेवर यानी कि इंडिया के रूप में पेश किया तो बीजेपी अपने कुनबे को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ी। अभी हाल ही में कर्नाटक में जेडीएस के साथ गठबंधन उदाहरण है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना ने जब एनडीए से नाता तोड़ा तो शिवसेना का एक घटक शिंदे का धड़ बीजेपी के साथ ही यही नहीं एनसीपी जो बीजेपी को चुनौती पेश कर सकती है उसका अजीत पवार वाला धड़ा बीजेपी के साथ है। यही नहीं बिहार में चिराग पासवान वाला धड़ा जितन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो चले हैं। अगर बात यूपी की करें तो राजभर समाज पर पकड़ रखने वाले ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ एक मंच साझा कर रहे हैं। आम चुनाव 2024 में महिला आरक्षण को एक बड़े दाव के तौर पर दिखाया जा रहा है। विपक्ष के नेता भले ही इसमें कुछ खामी बीजेपी के लिए निकालें और कुछ कामयाबी खुद के लिए देख रहे हों, लेकिन जानकारों की राय अलग है। जानकारों के मुताबिक बीजेपी को इस कवायदा का फायदा मिलने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही पीएम जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना, आयुष्मान योजना, मुद्रा लोन, रेहड़ी पटरी योजना को ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है। सनी देओल के बेटे राजवीर देओल जल्द ही फिल्मों में दोनों से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने पिता और भाई करण देओल के बीते कुछ सालों के स्ट्रगल पर बात की। जहां सनी गदर 2 से पहले बीते 2 दशकों से एक हिट फिल्म की तलाश कर रहे थे, वहीं करण 2019 में रिलीज हुई अपनी डेब्यू फिल्म से दर्शकों और क्रिटिक्स को इम्प्रेस करने में नाकाम रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरव्यू में राजवीर ने कहा कि पूरा देओल परिवार गदर 2 की सक्सेस पर यकीन नहीं कर पा रहा है। फिल्म अब तक बॉक्स ऑफिस पर 520 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है और तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। राजवीर ने कहा कि ये उनके पिता के लिए सबसे बड़ा सक्सेस था, जो कि 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार थे। राजवीर ने आगे बताया, बीते 22 साल से मैं उन्हें स्ट्रगल और काम करते हुए देख रहा हूँ। वो किसी दिन छुट्टी पर नहीं होते थे। जब लोग मुझसे आकर कहते थे कि एक एक्टर की लाइफ बड़ी आसान होती है, वो तो बस घूमते रहते हैं। शायद इन लोगों ने दूसरे एक्टर को देखकर ऐसा फील किया होगा।
मुझे ये तो सुनकर बहुत गुस्सा आता था क्योंकि मैंने अपने डैड को काम करते हुए देखा है। मैंने देखा कि वो अपने काम के चलते परिवार को वक्त नहीं दे पाए। फाइनली उनके खाते में गदर 2 जैसी हिट फिल्म आई और वो इसे डिजर्व भी करते थे। मुझे नहीं पता था कि इस फीलिंग को कैसे बयां करना है, पर मैं अभी तक इस पर यकीन नहीं कर पा रहा। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।